बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जो आज बरतरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, जिनकी तरफ से आज पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये जो अपील आज अदालत उज़्मा में फ़ाइल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस अपील के मंदरजात की जो तफसीलात हैं एक तो ये आपको बताएंगे, और इसके अलावा नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में जो बल्ले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई और फिर जो इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील मुबैना तौर पर उस पर जो समाअत हुई उसका अहवाल भी, क्योंकि मैंने आज कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जो मैंने पिछले व्लॉग में कुछ सवालात उठाए थे कि इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर सिंगल रुकनी बेंच कैसे समाअत कर सकता था। पहले भी सिंगल रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें हुक्म इम्तना दिया गया था, तो उस पर तो डिवीज़न बेंच बनना चाहिए था। तो इस हवाले से मैंने जो अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसमें बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए गए हैं कि किस तरीके से जो रिपोर्टिंग है वो अप टू द मार्क नहीं थी जो पेशावर हाई कोर्ट से ग़ालिबन जो की गई है। तो पहले तो जो अपील दायर हुई है उसकी तफसीलात PTI के, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हुआ है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर पेशावर हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है, जो कल का फैसला है, उससे मुतल्लिक जो इंकशाफात हैं वो आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल फिर आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कल ये ऐलान कर दिया था जब वो साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करके आए थे, वहीं उनको खबर मिल चुकी थी कि बल्ले का निशान जो है वापस ले लिया गया है, PTI का इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसको सेटिसाइड कर दिया गया है। तो जब वो अडयाला जेल में टिकटों की तकसीम के हवाले से इमरान खान के साथ मुलाकात करके बाहर आए थे, तो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने यह कहा था कि वो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैंने इब्तदाई में जो कहा कि बरतरफ चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ, तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो वो बरतरफ हो चुके हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई इनको रिलीफ मिला, जो कि मेरी ज़ाती राय में कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता कि PTI को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, बल्कि PTI को जैसे ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी, PTI को पेशावर हाई कोर्ट का रास्ता ही दिखाया जाएगा। लेकिन बहरहाल कतई नज़र इस बहस के मेरी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। आज जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है ये आर्टिकल 185(3) के तहत, यानी पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है जिसमें स्टे ऑर्डर वापस कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया, उसके खिलाफ ये अपील आर्टिकल 185(3) की बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश है कि बल्ले का निशान जो है वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, महदूद वक्त में जितना हो सका हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अपना इलेक्शन करवाया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को टारगेट करते हुए फैसला हमारे खिलाफ दिया गया। इंट्रा कोर्ट का जो फैसला है, इलेक्शन का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया गया और बल्ले का निशान हेल्ड कर लिया गया। और इसमें कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट से हमने रिव्यू किया तो पेशावर हाई कोर्ट से हमें हुक्म इम्तना मिला, और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के नतीजे में हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो ओहदेदारान थे बशमूल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान बहाल हो गए थे। लेकिन उस फैसले के खिलाफ जो कल गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बारे में अपील में यह कहा गया है कि यह गैर कानूनी फैसला है, जल्दबाजी में किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट से इत्तला ये की गई है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो कल के सिंगल बेंच का फैसला है जस्टिस अफजल खान साहब का, उसको सेटिसाइड करके जो पहले वाला स्टे ऑर्डर है उसको बहाल किया जाए। अब ये तो नाज़रीन पटिशन अपील जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, और साथ में चीफ जस्टिस काजी फाइसर से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने यह भी इस्तदा की है कि हमारी ये अपील पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसे फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। कल के दिन की इस्तदा की गई है कि कल जुमे का दिन है, आज तो क्योंकि ताहियात नाली केस में ही कोर्ट का वक्त गुजर जाएगा, तो कल जुमे को हमारी अपील पर समाअत की जाए। तो देखते हैं, ये अपील आज दायर कर दी है, इसको डायरी नंबर लगाया जा रहा है और डायरी नंबर के बाद इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। जो एक एक्चुअल नंबर अलाट होता है वो डायरी नंबर के बाद अलाट होता है। डायरी तो आप कोई भी पटिशन दायर करेंगे उसको डायरी नंबर लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो नंबर होता है जो कोर्ट प्रोसीडिंग में चलता है वो डायरी नंबर के बाद अलाट होता है। जब रजिस्ट्रार ऑफिस है उस अपील का जायज़ा लेने के बाद, उसकी स्क्रूटनी करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद के तमाम जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक उनको पूरा किया गया है, तो फिर इस अपील के ऊपर नंबर लगेगा और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये फाइल भेजी जाएगी इस समाअत की फिक्सेशन के हवाले से, क्योंकि इसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दायर की गई है। अब आ जाते हैं
कि जो कल पेशावर हाई कोर्ट की समाअत के हवाले से कुछ इंकशाफात, कुछ अहम मालूमात हमने इकट्ठी की हैं। पिछले व्लॉग में मैंने ये सवाल उठाया था कि पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर 2 रुकनी बेंच क्यों नहीं बना, और सोशल मीडिया के ऊपर कल हम ये भी देखते रहे कि 2 बड़े ओहदों की तरफ से, 2 शख्सियात की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में झूठा बयान हल्फी जमा कराया गया। तो इस हवाले से आज हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सिंगल बेंच क्यों बना था, इंट्रा कोर्ट अपील पर डिवीजन बेंच क्यों नहीं बना। तो हमें जो आज ज़राए से इन्फॉर्मेशन मिली है कि पेशावर हाई कोर्ट में तो इंट्रा कोर्ट अपील होती नहीं है, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में विंटर वेकेशन थी और विंटर वेकेशन की वजह से पहले जो PTI की दरख्वास्त थी वो भी सिंगल बेंच के सामने लगी थी, जिसमें हुक्म इम्तना दे के इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड किया गया था। लेकिन उस हुक्म इम्तना के फैसले के हवाले से उसी बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ने उसी बेंच के सामने, सिंगल बेंच के सामने अपनी मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी कि आपने जो हुक्म इम्तना दिया है इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिए बगैर आपने हुक्म इम्तना जारी करके इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड कर दिया है, तो हमें सुन के वो हुक्म इम्तना रिकॉल किया जाए। यानी ये इंट्रा कोर्ट अपील की दरख्वास्त नहीं थी, ये इंट्रा कोर्ट अपील नहीं थी, ये नजरसानी नहीं थी, ये उसी केस में जिसमें जज कामरान हयात साहब ने हुक्म इम्तना जारी किया था उसी में मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई। अब हुआ ये था कि कामरान हयात साहब जो हैं वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं, विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट में जो जज दस्तियाब था, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने दस्तियाब जज के मतलब जो जज दस्तियाब थे उनको इस केस की समाअत के लिए बिठा दिया इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त पे। तो ये इस वजह से लगनी ये कामरान हयात साहब के सामने थी, लेकिन चूंकि वो दस्तियाब नहीं थे, गालिबन एबटाबाद में बैठे हैं जहाँ पे आज नवाज शरीफ के जो नॉमिनेशन पेपर NA 15 से एक्सेप्ट हुए हैं उसके खिलाफ जो आज़म सबाती साहब ने अपनी अपील दायर की है कि नॉमिनेशन पेपर जो नवाज शरीफ के एक्सेप्ट हुए हैं वो गलत एक्सेप्ट हुए हैं, ये सज़ा याफ्ता हैं, पनामा के केस में अकामा की बुनियाद पर नाइल हुए हैं, तो उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाएँ। तो उस केस की आज एबटाबाद जो बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का, वहाँ पे मियाँ कामरान हयात साहब ने समाअत की है, तो वहाँ पे वो दस्तियाब नहीं थे। पेशावर की जो मेन रजिस्ट्री है तो वहाँ पे फिर जस्टिस अफजल खान साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने समाअत की। तो इसमें एक और चीज़ भी है कि जो रूल्स हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उन रूल्स के मुताबिक आप इंट्रा कोर्ट अपील वहाँ पे नहीं बनती, और उसमें CPC का एक सेक्शन भी है, और उसमें CPC के सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप हुक्म इम्तना वापस लें क्योंकि यकतरफा तौर पर आपने फैसला सादिर फरमाया है। और एक और चीज़ भी नाज़रीन कि इस केस में जो अपील इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ बैरिस्टर गौहर अली खान पेशावर हाई कोर्ट को लेके गए थे, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने बनाम में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा था। तो कल जो सोशल मीडिया पर चलता रहा कि 2 आला अहदेदारों की जानिब से गलत बयान हल्फी जमा कराया गया, तो इसके बारे में हमें यह पता चला है कि जब ये कल केस की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, तो जो वफाकी निगरान हुकूमत के जो डिप्टी अटार्नी जनरल थे और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे निगरान हुकूमत के, उनकी तरफ से अदालत में ये बयान हल्फी जमा कराया गया कि आप पटिशन निकाल के देखें, तहरीक इंसाफ की जो पटिशन है उसको निकाल के देखें, उसमें वफाकी हुकूमत फरीक नहीं है, यानी फेडरेशन फरीक नहीं है, और पंजाब हुकूमत को भी फरीक नहीं बनाया गया। तो हमारी जो बयान हल्फी दोनों लॉ अफसरान ने अदालत से कहा कि हमारी जो इस केस में हाज़िरी लगाई गई है वो हाज़िरी गलत लगाई गई है, हमारी हाज़िरी इस केस से डिलीट की जाए, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस केस में जो जवाब देना है, आपने जो नोटिस करना है वो इलेक्शन कमीशन को करना है। हम तो नोटिस पे भी नहीं थे, हमें तो कमरा अदालत में आपने ठहर के हमसे पूछ लिया, हमने बता दिया, लेकिन हम इररेलेवेंट एंटिटी थे, हम इररेलेवेंट जो है वो रिस्पोंडेंट थे, हमारा तो नाम भी शामिल नहीं था। तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी यही बात की कि आपने गलत हाज़िरी लगाई है, नोटिस होना था हमें, सुनना था आपने हमको, लेकिन ये तो आपने इनको जो सुना, थोड़ा बहुत जो भी सुना, ये तो मौक़िफ़ देने के अगर इन्होंने कोई बात की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। और अपील जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें फेडरेशन और सूबाई हुकूमत फरीक नहीं है, नोटिस इलेक्शन कमीशन को होना था, सुनना आपने इलेक्शन कमीशन के वकील को था। तो ये पल पता चला है कि वहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील नहीं थे, मुतफरक दरख्वास्त थी, और जो बयान हल्फी जमे हुए थे जैसा कि मैंने आपको बताया वो इस तनाज़र में कल पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाए गए थे, जिसके बाद कल ये फैसला आया जिसमें PTI के बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको बहाल कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो काजी फैसल साहब ने यह कहा है कि मैं नाज़रीन मुझे निकालने दें, आज जो ताहियात नाली केस की समाअत हो रही है उस हवाले से मेरी अपनी ज़ाती दिलचस्पी भी है, मैं थोड़ा सा सबमिशन करना चाहता हूँ। एज ए एक नई टर्म मैंने ईजाद की है, एज ए सिविल एमेकस कुराई।
तो मुझे अगर वक्त मिला, क्योंकि पब्लिक नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था कि जिसने कुछ कहना आगे कह सकते हैं, तो मैं सबमिशन करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी आर्टिकल 62(1) के हवाले से जो मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक अदालत को असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यह मशरूत है कि अगर अदालत ने मुझे इजाज़त दी, तहरीरी तौर पर भी मैं ज़रूर जमा कराऊँगा। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के जो दलाइल थे वकील के कि ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी सोच के मुताबिक किया गया था। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो इंतखाबात से मुतल्लिक कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं। वैसे चलें, एज ए अमेकस कुराई मैं यहाँ पर अपनी सबमिशन आपके सामने भी पेश कर देता हूँ कि मैं अदालत को क्या बताना चाह रहा हूँ। एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि जो इलेक्शन कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक अगर आप ड्यूल नेशनल हैं तो आप नॉमिनेशन फ़ाइल नहीं कर सकते। आप डिस्क्वालीफाई करते हैं जब तक आप अपनी जो दोहरी शरीयत है उसको रिलिंक्विश नहीं करते, उसको आप तर्क नहीं करते। लेकिन अगर आपने वो छुपाई है और आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं, तो इसमें कानून के मुताबिक जो सज़ा मिलती है, यानी नॉमिनेशन पेपर आपके एक्सेप्ट हो गए, आपने इलेक्शन लड़ लिया, आप मुंतखब हो गए, इसका मतलब है कि आपने अपनी दोहरी शरीयत छुपाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 62(1) का फैसला है, जिसमें यह कहा गया कि जो झूठ बोलेगा, जो गलत बयानी करेगा, वो डिसऑनेस्ट होगा, वो सादिक और अमीन नहीं होगा। अब ये जो दोहरी शरीयत वाले हैं जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, जैसे कि फैसल वाडा साहब का केस था मिसाल के तौर पे, और भी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। पहले तो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करके उसमें अपनी दोहरी शरीयत को छुपा के ये डिसऑनेस्टी की है, बेईमानी की है। लेकिन इसमें तजाद आप देखें कि दोहरी शरीयत छुपाने वाले पर तो आर्टिकल 63 लग जाता है, और जो 62(1) है, जिसने अपने नॉमिनेशन पेपर में कोई माइनर सी एक अकाउंट नहीं बता सका या कुछ और चीज़ बताने में गलती हो गई, उस पर ताहयात नाअहली लग जाती है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और जिस पे आर्टिकल 62(1) नहीं लगता, जैसे कि इमरान खान साहब है, उन पर नहीं लगा था, उनको कहा गया कि सादिक और अमीन है। अब तो तोशा खाने के केस के बाद जो उन पर कन्विक्शन हुई है, क्या वो सादिक और अमीन हैं? क्या उन्होंने अपने तहाइफ इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाए थे आखिरी साल में जो रिटर्न्स इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाए थे? तो मेरी सबमिशन ये है कि जब दोहरी शरीयत वाला भी अपनी नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी करता है, अपनी दूसरी नेशनलिटी छुपाता है, तो वो डिसऑनेस्टी कर रहा है, वो गलत बयानी कर रहा है। तो उस पर फिर आर्टिकल 63 का इतलाक क्यों? वो रिलिंक्विश करके, दोहरी शरीयत तर्क करके दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ सकता है? उसके आगे कदगन क्यों नहीं लगाई गई? अगर यहाँ पे है गलत बयानी की बात, तो गलत बयानी तो दोहरी शरीयत वाला भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंसाफ के पलड़े हैं, उसमें एक तरफ एक पलड़ा झुका हुआ दिखाई देता है दोहरी शरीयत के हवाले से और आर्टिकल 62(1) के हवाले से। दूसरी मेरी सबमिशन ये होगी सुप्रीम कोर्ट में कि देखें, आर्टिकल 62(1) जो है उसको अगर आप पढ़ें, उसकी प्लेन रीडिंग करें, उसमें कोई मयात नहीं दी गई। उसमें नहीं लिखा गया कि आर्टिकल 62(1) जिस पे लगेगा वो ताहयात नाअहल होगा। अब आर्टिकल 62(1) के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच साहब का जो फैसला है, जिसमें आज बंदयाल साहब के फैसले के हवाले से एक वकील ने बड़ी डिटेल में बात की कि जो फैसला दिया बंदयाल साहब ने, उस फैसले से बाद में जाके वो खुद मुनरफ हो गए, उन्हें खुद इन्हाफ किया, फैसला लिखा और फैसले में अलादीन बायो केस के ऊपर इन्हिसार किया। लेकिन जब नजर सानी आई अलादीन बायो केस में, तो फिर अपने बंदयाल साहब ने अपना मौक़िफ़, अपना स्टांस चेंज कर लिया और फैसल वाडा केस में जिसमें आर्टिकल 62(1) उन पर लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको चेंज करके उनकी भी दोहरी शरीयत का इशू था, उसको ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया था। तो ये जो बात है कि आर्टिकल 62(1) जो है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमा ऐड नहीं कर सकते, एक कॉमा हम हज़फ नहीं कर सकते, एक हम फुल स्टॉप लगा नहीं सकते, एक फुल स्टॉप हम हटा नहीं सकते, तो फिर जब आर्टिकल 62(1) में ताहयात नाअहली नहीं थी, एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम आर्टिकल जो 232 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें 5 साल की मियाद दे के उसको कवर कर दिया गया है, वो फिल कर दी गई है जो स्पेस या वैक्यूम नज़र आता था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 62(1) का फैसला है, दरअसल मैं ये समझता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में को रीराइट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। उसकी दूसरी मिसाल आर्टिकल 63A वाला भी है। तो एक दूसरी सबमिशन मेरी ये है, जैसे मैं कह रहा था, मैंने शायद नहीं कहा कि मेरी 4S डायमेंशनल जो है वो सबमिशन है, यानी सिंपल, शार्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। और तीसरी ये है कि अब मुझे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला जिसमें अदालत ने राइट ऑफ अपील दे दिया है आर्टिकल 184(3) में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, तो उसमें जो फुल कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसमें जब राइट ऑफ अपील आपने दे दिया, वो तो आपने एक बड़े एस्पेक्ट में जाके दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो उससे छोटा मामला है। यहाँ पर भी उसी तरीके से लेजिस्लेशन करके जो वैक्यूम था आर्टिकल 62(1) का, जिसमें मयाद नहीं थी, वो दे दी गई है।
तो पार्लियामान की जो लेजिस्लेशन है वो स्टैंड करेगी। ये मेरी 3 सबमिशन है, तो मुझे इजाज़त मिली तो मैं अदालत में ज़रूर पेश करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और केसेस की समाअत का अहवाल भी, जो ताहयात 10 साल नाहली है नैब की, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने उस 10 साल की नाहली को कम करके 5 साल कर दिया था, उस हवाले से आज इस्लामाबाद के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और समन इफ्तत रियाम इम्तियाज़ साहबा ने 10 साल की नाहली जो है उसको बहाल कर दिया है। और सिंगल रुकनी बेंच का जो फैसला है उसके ऊपर अदालत ने नया फैसला दे के 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन को नैब की कन्विक्शन में बढ़ा के 10 साल जो कि एक्चुअल कानून में था उसको बहाल कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन नवाज शरीफ वाली खबर आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी PTI के एक अहम रहनुमा की, जिनका नाम आपको बता देते हैं, शबीर अली कुरैशी साहब, जो कि MNA रह चुके हैं माजी में 2018 में। तो इन्हें गिरफ़्तार किया गया नाज़रीन मुल्तान से, और इनके जो वकील हैं उनके चैम्बर से ये शबीर अली कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। तो ये भी एक गिरफ़्तारी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब के नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफिसर ने मुस्तरद कर दिए थे, तो इन पे आज जो अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रावलपिंडी बेंच ने समाअत की है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, वकास मिर्ज़ा साहब ने, तो समाअत करने के बाद कौमी असम्बली एक नेशनल असम्बली की सीट है, 2 नशिस्तों पर इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे। तो फवाद चौधरी साहब के वकील फैसल चौधरी साहब पेश हुए और कहा गया कि सियासी बुनियादों पे मेरे भाई, मेरे क्लाइंट फवाद चौधरी को टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी का इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बेबुनियाद एतराज़ात जो है उनके एक नॉमिनेशन पेपर पर लगाए गए, जिस पर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफिसर को और जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं या जिनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया है उनको नोटिस जारी करके उन्हें तलब कर लिया गया है, उनसे जवाब मांग लिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।